कैपिटल गेन की बात करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक स्टडी की थी, जरा देखते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन बताया था। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताई थी। सेक्शन 247 ट्रांसफ़र की डेफिनेशन बताई थी। सेक्शन 47 बता दिया था, सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। सेक्शन 48 में फर्स्ट बताया था, अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। फर्स्ट प्रोविज़ो बताया था, याद आया? फर्स्ट प्रोविज़ो में बताया था, ढंग से सुने, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। अगर कोई नॉन रेसिडेंट जिसने इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स एक्वायर किए हैं ओरिजिनली किस पर, फॉरेन करेंसी में, और आज वो उन शेयर्स और डिवेंचर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी को भी ट्रांसफ़र करे, तो उसका कैपिटल गेन कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये बताया गया है फर्स्ट प्रोविज़ो में। चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। कहा था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉरेन करेंसी माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आता ही नहीं शेयर डिवेंचर के केस में, माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर फॉरेन करेंसी में। जो कैपिटल गेन प्रॉफिट या लॉस आएगा फॉरेन करेंसी में, उसको फिर से रिकन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में। और ये जो कन्वर्जन के रूल्स दिए हुए हैं ना, रूल नंबर 115A में दिए हुए हैं, ठीक है, क्या दिए हुए हैं जरा ढंग से देखें कि सेल कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन करेंसी टू फॉरेन करेंसी बाय अप्लाइंग द एवरेज रेट ऑफ TTBR एंड TTSR as on the date of the transfer. In the same way, cost of acquisition will be converted from Indian currency into foreign currency by applying the average rate of TTBR and TTSR as on the date of acquisition. And expenses wholly or exclusively in connection with such transfer will be converted from Indian currency to foreign currency by applying the average rate of TTBR and TTSR as on the date of the transfer. Last बताया था कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। नाउ द कैपिटल गेन विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी बाय अप्लाइंग द TTBR एज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर। दैट्स इट। क्लियर है? हम लोगों ने कैलकुलेशंस भी देख लिए थे। आगे चले। आज जो बात आती है दैट इज योर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 ये बताता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ, ढंग से सुने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब तक हम लोग केवल सेक्शन 48 में एक ही चीज का कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कैपिटल गेन का कैसे कैलकुलेशन किया जाए वही चीजें सीख रहे हैं। और कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों ने सीखा था सेक्शन 48 बेसिक, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली जो आता है वो हमारा कैपिटल गेन होता है। दैट्स इट। वो सेक्शन 48 में सीखा था। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 बताता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। ढंग से देखें इधर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बताता है, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। हाँ या ना? जो ये आता है इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दिस इज द वे टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का क्या है, तरीका है।
सर हमें तो अच्छी तरह मालूम है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैंने 10 साल पहले एक ज़मीन खरीदी थी 10 अक्टूबर 2003 को। आज है 30 दिसंबर 2013, 2 मिनट के लिए मान लें 10-11 साल होने को आए, 10 साल कुछ महीने दिन। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। जब खरीदी थी जमीन वो 1 लाख की थी, आज हम इसको सेल कर रहे हैं, जानते हो कितने में? 10 लाख में। नहीं हो सकता? हो सकता है। खरीदी थी 1 लाख में और बेचा है मैंने 10 लाख, कितना प्रॉफिट हो गया? गलत। 9 लाख कैसे हुआ? अरे जो 1 लाख रुपए उस समय लगाए थे, क्या वो 1 लाख रुपए अगर आज लगाते तो क्या वो 1 लाख के बराबर होता? अरे आप महंगाई दर को तो छोड़ दे रहे हो, इन्फ्लेशन को छोड़ दे रहे हो, नहीं छोड़ दे रहे हो। दादी कहती थी मेरे जमाने में तो डालडा घी 1 रुपए किलो मिलता था, तो आज क्यों नहीं मिलता? बराबर है। वही 1 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर हो चुका है। क्यों? वही 1 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर है। वही चीज यहां पर भी करनी है। अगर यही पैसा आज लगाना होता तो मुझे कितना लगाना पड़ता? इसको हम इंडेक्स्ड करेंगे। क्या करेंगे? इंडेक्स्ड, जिसको हम टैक्सेशन की भाषा में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेट हो गई, उसका इंडेक्सेशन है। और ये इंडेक्सेशन आपको दिया रहता है। बेस ईयर इसका 1981 से स्टार्ट किया गया था। कितने से? इसके पहले भी था 71 से 80 तक, उसको हटा दिया गया। आपको जो पढ़ना है 81 का बेस ईयर लेकर के चलेंगे। कौन सा ईयर? 81। और उस समय इन्फ्लेशन जो CII बनाया गया था वो कितना बनाया गया था? 100। CII शॉर्टकट में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को हम लोग क्या नाम देंगे? CII। तो 81 से लेकर आज तक चलता चला आया। 100, 109 इस तरह से बढ़ता चला गया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर तो देख ही लें। सर याद करना पड़ता है क्या? देखें इधर, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, दिया हुआ है ना हर साल का। 81, 82 का 100, 80, 82, 83, 109, उसके बाद 116, उसके बाद 125, इस तरह का हर साल का हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा 81 से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 81 से। क्या करें? इसका यूज क्या है? हमने जमीन खरीदी थी, ढंग से सुने इधर, 2 मिनट के लिए इसको काट देते हैं। हमने जमीन खरीदी थी 10 अक्टूबर 2003। एज्यूम कर लेते हैं उस समय इन्फ्लेशन कितना था, CII कितना चल रहा था, और आज की डेट में CII चल रहा है 660। 2 मिनट के लिए मान लें। अगर हमें इसको इसके बराबर लाना है तो कैसे लाओगे? 1 लाख की चीज थी, उस समय CII कितना था, तो आज के हिसाब से कितना होगा? नहीं पता चल जाएगा? नहीं पता चल जाएगा? बोलो। जब खरीदी थी जमीन उस समय इन्फ्लेशन इंडेक्स था 400 और आज की डेट में उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स है 660। आज की डेट का नहीं पता चल जाएगा वैल्यू? हाँ या ना? तो इसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बोलेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बन करके सामने आएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या फॉर्मूला सामने आएगा? ढंग से सोचें। सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाई, हाँ बताएं, CII फॉर द ईयर इन विच द एसेट वॉज एक्वायर्ड। बहुत बढ़िया। जिस साल एसेट खरीदी थी उस समय का CII क्या है, और इधर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? CII फॉर द ईयर इन विच
द एसेट इज, बहुत बढ़िया, अब क्लियर है। देखो तो फॉर्मूला अपने आप बन गया, हमें फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कहा गया एक और चीज कि अगर मैंने प्रॉपर्टी 81 के पहले खरीदी है तो उसका तो CII नहीं मालूम। 81 82 खरीदी होगी तो 100 रख लेंगे और आज का रख लेंगे। लेकिन अगर एसेट मैंने 81 82 के पहले खरीदी है तो बेस क्या लेंगे? 81 82। हमने मान लो जमीन खरीदी थी 77 78 में और हम आज उसको 2013-14 प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं कर सकते? मना करोगे? नहीं मना कर सकते। इस समय मैंने जमीन खरीदी थी 10,000 रुपए में और आज हम उसको सेल कर रहे हैं 5 लाख रुपए में। इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे ना इसमें से, प्रॉफिट जानने के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? 77 78 का तो बेस हमको मालूम ही नहीं है। हमको बेस कौन सा मालूम है? 81 82। तो कहा गया कि आप इसकी 81 82 की वैल्यू देख लो, फेयर मार्केट वैल्यू। आपके लिए बेस तैयार। अगर आपने कोई जमीन 81 82 के पहले या कोई भी कैपिटल एसेट 81 82 के पहले खरीदी है तो आप बेस तो 81 82 का लोगे और कॉस्ट आप 77 78 का लोगे। कितनी नाइंसाफी है। तो बेस अगर आपने 81 82 लिया है तो हम आपको यहां ऑप्शन देते हैं, या FMV कब की? 1481 की। अब तो सही हो गया, हाँ है ना। दोनों में से जो पहले हो या बाद में हो? जो बाद में हो, जो बाद में हो। अगर ये पहले है ये बाद में है तो इसको ले लेंगे, बोलो। और अगर ये पहले है ये बाद में है तो इसी को लेंगे। ये ऑप्शन जो दिया गया है उन एसेट्स के केस में दिया गया है 1481 का, जब आपने एसेट्स एक्वायर की है 1 अप्रैल 81 के पहले। अगर मैंने 1 अप्रैल 81 के पहले खरीदी है 10,000 में और 81 82 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 20,000, तो मेरे लिए फायदा क्या है? 20,000 लेना है या 10,000 लेना? फायदे की बात अगर मैं करूं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो कॉस्ट मैंने बढ़ा दी। फायदा किस में है मेरा? 10,000 लेने में या 20,000 लेने में? बोलो ना। 20,000 लेने में। कॉस्ट अगर हम 20,000 लेंगे वो ज्यादा तरीके से इन्फ्लेट होगी, हाँ या ना। 10,000 को इन्फ्लेट करेंगे तो 1 लाख आएगा, 20,000 को इन्फ्लेट करेंगे तो 2 लाख आएगा। और कॉस्ट को घटाना पड़ता है, तो कॉस्ट को जब लेस करोगे सेल में से तो हमारी प्रॉफिट उतने से कम आ जाएगी। तो जितना ज्यादा वैल्यू लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उतना मेरा फायदा है। टैक्स कम लगेगा। टैक्स क्या लगेगा? कम लगेगा। प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम लगेगा ना, हाँ या ना। तो किस फिगर को लेना चाहते हो, 10,000 या 20,000? बेस यहां क्या लेना चाहते हो, 10,000 या 20,000? 20,000। क्लियर है। अच्छा फिर से एक बात करते हैं, अगर यहां की वैल्यू 8,000 हो जाए तो फायदा किस में है? सोच लो। पक्की बात है 10,000 में। तो यहां पर आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। यहां पर कहा गया if you purchased or acquired the asset before 1 April 81 then you have an option to opt 1 April 81 की fair market value or your actual cost of acquisition, whatever the case you want to opt, whatever the cost you want to take. Clear? आप यहां पर मनमर्जी, जो बाद में हो वो नहीं, जो आपकी इच्छा करे, at the option of the SSE, at the option of the SSE. अब क्लियर हुआ? Now this one is to be taken at the option of the SSE, but if the asset has been acquired after 1 April 81 or on or after 1 April 81, then we are under compulsion to use only cost of acquisition. ठीक है ना? तब तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही लेंगे, तब तो इसको लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर 1481 के पहले एसेट खरीदा है तब तो दोनों में से जो अच्छा हो मेरे लिए। लेकिन अगर 1481 के बाद एसेट है, 1481 या उसके बाद एसेट खरीदी गई, तो भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू कंसीडर ओनली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिकॉज द बेसिस आर अवेलेबल। अब क्लियर हुआ? पक्का? तो हम इसको फिलहाल हटा देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं CI फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज, थोड़ा सा रिफाइंड वे में क्या चेंज करते हैं, CI फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द SSE। इसके बहुत ज्यादा कंसेक्वेंसेज हैं। एक केस लॉ भी इसके चक्कर में आ गया। और CII फॉर
81, 82, विच एवर इज लेटर, बोलो जो बाद में हो। बेस तो हमेशा 100 के बाद ही आएगा, 100 या 100 के बाद आएगा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। यहाँ पर ऑप्शन था लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं। 81, 82 से ही स्टार्ट होगा हमेशा। अगर हमने 77, 78 की कॉस्ट ली है तो भी आपको 81, 82 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ बेस। हाँ है ना, क्लियर हुआ। यहाँ को हम स्टार लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 April 81 if asset is acquired before what 1 April 81 at the option of the SSC। हाँ है ना, at the option of the SSC। किसको कंसीडर करना चाह रहा है ये उसके ऊपर है। ये इसकी फिगर है, ये क्लियर है। और यहाँ तो हमेशा बेस तो हम 81, 82 से ही लेंगे जो बाद में, नोट करने इसको। यह है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये तो था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक और है अभी जिसको हम कहते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिवाइडेड बाय CII for the year in which improvement was done। बोलें पक्का ना, सेम वही है, मल्टीप्लाई बाय CII for the year in which asset is transferred। ढंग से सुने। अगर हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय CI फॉर द ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट वाज डन मल्टीप्लाइड बाय CI फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज ट्रांसफर्ड। कोई फर्क नहीं है सर। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 81 के पहले कराया होता तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने 77, 78 को 10,000 की एसेट खरीदी है और 81, 82 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 है और हम आपको ऑप्शन देते हैं जो लेना चाहो, आपने क्या लिया 20,000, तो बेस आपने 81, 82 का CII लेना है ना। तो अब एक बात बताओ, इसमें ये मैंने जिस रूम में तुम लोग पढ़ रहे हो इस रूम को मैंने बनवाया है, इसके ऊपर का एक और फ्लोर बनवाया। जब शुरू में बनवाया था तो 10,000 था, बाद में इसमें 2,000 और लगाए, एक और रूम बनवा दिया, टोटल कितना हो गया 12,000। आज अगर इस बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे तो उसकी आ रही है वैल्यू 20,000। बताओ क्या उसमें फर्स्ट फ्लोर भी शामिल हो गया? हाँ, ऑटोमेटिक आ गया। तो उसमें अलग से इंप्रूवमेंट की कॉस्ट लेने की जरूरत क्या है? जब आपने इन दोनों में से जो ज्यादा है उसको कंसिडर कर लिया तो अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं, उसमें तो सारी चीजें अपने आप शामिल हो गई। बात समझ में आई? तो इसीलिए 81, 82 का यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है। यानी अगर एसेट 81, 82 के पहले भी खरीदी है तो भी यही फंडा लगेगा। 81, 82 के पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो जीरो होता है। 81, 82 के पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 81 का मैंने क्या ले लिया है? फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू में तो हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक शामिल हो जाता है। क्लियर है? नोट कर ले इसको।
हटाएं। अब अगर हमसे कोई पूछे हाउ टू कॉम्प्यूट LTCG, देन व्हाट वी विल डू? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। क्वेश्चन, land was acquired on 1st January 85, rupees 50,000. Land is transferred on 10th of February 2014, 5 lakhs. Expenses on transfer 20,000. CII 1st April 81, या कह सकते हो प्रीवियस ईयर 81 82 100 है, 84 85 85 86 13 14 and 14 15. Previous year. This is your question and compute capital gain. इधर देखें सॉल्यूशन। SSC मान लो मिस्टर एक्स है, बोलो ना किस प्रीवियस ईयर में एसेट ट्रांसफर हो रही है? तुम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, बोलने दो। Any profit or gain arising from transfer of a capital asset is chargeable to tax under the head capital gain in the same previous year in which transfer took place. किस previous year में transfer हो रहा है? 13 14 और 15 14 15? 13 14. Assessment year क्या है? 14 15. क्या कैलकुलेट करना है? Computation of capital gain. लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 1185 से लेकर कितना है? बोलो 9th of February 2014। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, बोलो। और इस पर जो भी अराइज होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना दिया है? कितने में सेल हुई है एसेट? 5 लाख। माइनस करते हैं क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदी गई थी एसेट? 50,000 में। कब खरीदी गई थी? बोलो 1185 यानी 1 अप्रैल 81 के पहले, बाद में। तो 1 अप्रैल 81 के बाद है तो सेम प्रीवियस ईयर का CII ले लेंगे। 84 85 या 85 86? 84 85। तो 84 85 प्रीवियस ईयर का CII कितना है? और ट्रांसफर जिस साल हो रहा है उस साल का 939। बता सकते हो कितना आया?
375 600, पक्की बात है। माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, कितना है, तो आप लोग डिटेल में लिखेंगे एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफ़र। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट्स इट। ये आपका बेनिफिट है जिस पर आपको टैक्स देना है। समझ में आई बात? नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं है, जबरदस्ती दे दे। समझ में आया? सही है कैलकुलेशन। अब हम एक काम करते हैं, इसको मैंने लिख दिया 75 और FMV एज ऑन 1 अप्रैल 80,000 रुपीज़। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करके देखो। ये नोट हो गया? इसको नोट करें तो फिर इसको नोट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट हो गया था ना पहले? इधर देखें। अब हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में? 1175 से कब से हो जाएगा? 1175 लॉन्ग टर्म है। क्या लेंगे, 50,000 कॉस्ट या 80,000 FMV? क्या लेना चाहते हो? 50,000 कॉस्ट या 80,000 FMV? क्या लेना चाहते हो यहाँ पर? 80,000। जितनी ज़्यादा कॉस्ट लोगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेट होगा, हाँ या ना? 80,000 कितना आ गया ये? और ये कितना बेस लेंगे? 100, क्योंकि 1,481 का बेस लिया गया है। हाँ बताएं। 7,21,000 51,000। तो 2,71,200 का लॉस है। ये लॉस आ गया, प्रॉफिट नहीं है ये, अब लॉस आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट करें सेकंड को। देखें इधर क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये FMV 80,000 ना हो, 40,000 हो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ढंग से सुने। 1175 को मैंने एसेट कितने में खरीदी थी? 50,000। आज की डेट में उसकी FMV 1 अप्रैल 81 को कितनी है? 40,000। तो किसको कंसीडर करना चाहोगे आप? 50,000 को। तो 80,000 की जगह क्या आ जाएगा? 50,000। जरा बता सकते हैं ये कितना आ जाएगा फिगर? $4,69,500। 10,500 रुपये का फायदा आया शायद। दिस इज योर आंसर। अब समझ में आई बात? बहुत आसान होता है, बस हमको ये देखना होता है कि एसेट्स की एक्विजिशन डेट क्या है। अगर 1 अप्रैल 81 के पहले है तो बहुत सिंपल है कि आप 1 अप्रैल 81 के पहले की कॉस्ट को कंसीडर कर लो, या फिर
बोलो। 1 अप्रैल 81, 1 अप्रैल 81 या एक्चुअल कॉस्ट, जो दोनों में से बेनिफिशियल हो। क्लियर है? बेनिफिशियल कौन सी होगी, कम या ज़्यादा? ज़्यादा। हटा सकते हैं इसको, नोट कर ले। अब हम स्टडी करेंगे थर्ड प्रोविजो। किसकी बात करेंगे? अब बहुत सिंपल है, 1 मिनट का है। फर्स्ट प्रोविजो में मेहनत लगी थी, सेकंड प्रोविजो में मेहनत लगी, लेकिन थर्ड प्रोविजो में कोई एफर्ट नहीं है। एक लाइन याद रखनी है, नो इंडेक्सेशन ऑन डिवेंचर और बॉन्ड्स। डिवेंचर और बॉन्ड्स पर कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट, लेकिन एक ही चीज पर मिलेगा, कैपिटल गेन इंडेक्स्ड बॉन्ड। देखो तो इस बॉन्ड का नाम ही है कैपिटल गेन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इंडेक्स्ड नाम है इसलिए इंडेक्सेशन मिलेगा, इंडेक्स्ड बॉन्ड नाम है इसलिए इंडेक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मली डिवेंचर और बॉन्ड्स पर कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलता। डिवेंचर 10 साल पहले खरीदा हो तो भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? जरा देखें क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर एक्स परचेज्ड 1000 यूनिट्स ऑफ डिवेंचर या 1000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at 400 per debenture on 1st October 2005, 800 10% debentures are transferred on 15th August 2013. CII previous year 81, 82, 100, previous year 4, 5, previous year 5, 6 and previous year 13, 14. $480, $497. कंप्यूट कैपिटल गेन कर सकते हैं? करें, देखिए। सॉल्यूशन एसएससी मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 13, 14 असेसमेंट ईयर
1415 computation of capital gain पीरियड ऑफ होल्डिंग बता सकते हैं, बोलो ना। 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 14 अगस्त 2000, ये लॉन्ग टर्म है ना, बोलो। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है? $700 पर डिवेंचर, हर एक डिवेंचर को 700 में बेचा है। तो 800 डिवेंचर अगर मैंने 700 के हिसाब से बेच दिए तो 56,000 ना, 5,60,000, 5,60,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 800 डिवेंचर का लेंगे या 1000 डिवेंचर का लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 डिवेंचर का या माइनस करेंगे या 800 का? 800 का। जितनी एसेट बेची है उसकी कॉस्ट निकालो। 800 इंटू 400, 400 के हिसाब से खरीदा है। हाँ, इंडेक्स बताओ, क्यों का क्या मतलब है? हाँ, इंडेक्सेशन थोड़ी निकलता है इसमें, बिल्कुल सही बात है। नो इंडेक्सेशन ऑन डिवेंचर और बॉन्ड्स कितना आ जाएगा? 3,20,000, 2,40,000। दिस इज योर आंसर। लॉन्ग टर्म कैपिटल, नोट कर लें इसको। समझ में आई बात? तो डिबेंचर और बॉन्ड्स को आप लोग इंडेक्स नहीं करेंगे। फिफ्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48। फिफ्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48, ढंग से सुने, एक लाइन की बात है। नो डिडक्शन ऑफ STT, बात खत्म। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सुन ले इधर, जो मैंने लिखवाया है एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर लिखवाया है। तो जब हम कोई सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं तो उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो प्रॉब्लम ये आई, क्या उस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को डिडक्शन दिया जाए? हाँ, लेकिन ना, फिफ्थ प्रोविजो मना करता है कि आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की डिडक्शन नहीं देंगे। फिफ्थ प्रोविजो कहता है कि आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की डिडक्शन नहीं देंगे, बात खत्म। एसएससी ये प्ली नहीं ले सकता कि 1 लाख का सेल किया है, 2,000 रुपए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से तो हमें घटाने दो, नहीं घटा सकते आप। तो नो डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दैट इज योर फिफ्थ प्रोविजो। तो हम लोगों ने सारे प्रोविजोस देख लिए। फर्स्ट प्रोविजो देखा था, नॉन रेसिडेंट जब इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर ट्रांसफर करता है, हाँ या ना, पक्की बात है। जरा एक कंफ्यूजन क्रिएट करते। मिस्टर एक्स एक्वायर्ड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, 1000 units on
1 October 2005 as at the rate of 200 per unit in dollars. ठीक है, all these units are transferred as at the rate of 500 per unit on 10th October 2030. Transfer expenses 20,000 rupees. सुन ले इधर, other details. TTBR and TTSR per dollar. 1st October 2005, 10th October 2030. Compute capital gain if CII 2004, 5, 5, 6 and 13, 14. ये इंफॉर्मेशंस दी हैं और अब आप लोगों को बताना है कि आंसर क्या होगा। बोले ये नॉन रेसिडेंट का केस है, ये नॉन रेसिडेंट 200 रुपीज़ है, ये डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किस में है? डॉलर में। और ये नॉन रेसिडेंट का केस है, बताएं। कोशिश करके ये क्वेश्चन सीए फाइनल के बच्चे को दे देना। नोट करो जल्दी और बताओ आंसर। सॉल्यूशन देखें, पक्का। फर्स्ट प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल, मालूम है ये? क्यों? यूनिट्स ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड पर ये प्रोविजो अप्लाई, और जब ये प्रोविजो अप्लाई नहीं करेगा तो भैया आपने जो हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है ना टीटीबीआर और टीटीएसआर की, किसी यूज़ की नहीं है, ये केवल फंसाने के लिए दिया था।
है कि नहीं? सेकंड प्रोविजो विल अप्लाई इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्यों? सेकंड प्रोविजो अप्लाई होगा इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? तो इसका मतलब अप्लाई होगा। अच्छा, अब हो जाएगा आंसर, आ जाएगा इजीली। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, हजार यूनिट्स थे, 500 के हिसाब से 5 lakhs माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1000 यूनिट्स खरीदे गए थे 200 के हिसाब से, डिवाइडेड बाई 1 अक्टूबर 2005 यानी कि 56,497 इंटू 939 कितना आया? ये माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कितना है? 20,000। तो 1,02,133। क्लियर है? हटा सकते हैं? तो हम लोगों ने सारे के सारे प्रोविजोज खत्म कर लिए। सेक्शन 45 इज ओवर नाउ। 2 सबसेक्शन 14, 2 सबसेक्शन 47, 47, 48 एंड ऑल द प्रोविजोज। अब हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन 55। सेक्शन 55 में क्या है? कोई बात नहीं बीच में। ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताता है। ये सेक्शन हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कोई बच्चा सीए कर रहा हो, आईपीसीसी में हो, फाइनल में हो, अगर उसका क्वेश्चन गलत करवाना हो तो कौन सा सेक्शन दे दो? सेक्शन 55 का आप अच्छी तरह यूज़ करिए, बेचारा घूम जाएगा और बहुत अच्छी तरह घूमेगा और नाचेगा। जरा देखते हैं कैसे। सेक्शन 55 बेसिकली हम लोग को कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों के बारे में बताता है, दोनों के बारे में डिफाइन करता है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को समझने के लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, काफ़ी चीज़ें तो हमने बता ही दी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में। जरा देखते हैं क्या। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला, तीन पॉइंट आएंगे इसमें, कितने? गुडविल ऑफ अ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा नील लेंगे। क्या लेंगे? नील, सोचना ही नहीं है,
right to carry on any asset, right to carry on any business. अगर हमें कोई राइट मिला हुआ है किसी बिजनेस को करने का, तो उसका भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा? हमेशा नील होगा. तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस हमेशा नील. क्यों सर, गुडविल क्या कैपिटल एसेट होती है? हाँ, कैपिटल एसेट होती है. क्यों भाई, हमें कैसे मालूम कैपिटल एसेट होती है? इन 5 को छोड़ दो, बाकी सब कैपिटल एसेट है. एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट, स्टॉक इन ट्रेड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड और स्पेशल बियरर बॉन्ड. तो गुडविल तो उनसे अलग है, तो इसका मतलब वो कैपिटल एसेट है. तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील. In the case of right to carry on any business, cost of improvement shall be taken to be nil. Right to manufacture any article or thing, इसका भी हम लोग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे? नील. यानी इन तीनों केसेस में हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील. इन तीनों केसेस में हम लोग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा नील लेंगे. गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, इन तीनों केसेस में हम हमेशा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील लेते हैं. इन एनी अदर केस, in any other case, before 1st April 81, ये 81 के पहले हो या बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन बाकी केसेस में अगर 1 अप्रैल 81 के पहले, तो मैंने अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि 1/481 की हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं. जब 1/481 की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया. तो वो भी क्या होगी? नील. ये भी क्या होगा? हमेशा नॉट टू कंसीडर. ऑन और आफ्टर 1st April 81, एक्चुअल अमाउंट टू बी कंसीडर, एक्चुअल अमाउंट शैल बी कंसीडर. इसको नोट करें. ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंप्लीट है सेक्शन 55 में. और एक क्वेश्चन नोट करते हैं छोटा सा. क्वेश्चन नोट करें. ये हटा सकते हैं. एसेट बिल्डिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अक्टूबर 77. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख. डेट ऑफ इंप्रूवमेंट है 50,000.
ये आपका क्वेश्चन है। टू लाख करें। देखें इधर, इधर देखें सॉल्यूशन। एसएससी मिस्टर एक्स, प्रीवियस ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर बोलें 14-15। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? 1 अक्टूबर 77 से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफ़र के एक दिन पहले 31 अक्टूबर आया ना 2013। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने का है? 25 लैक्स। माइनस होती हैं कितनी चीज़ें? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहले माइनस होगा, उसमें भी इंडेक्स करेंगे। क्या करेंगे? इंडेक्स। तो लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इधर देखें कितने में? 1 लाख पे खरीदा था, जबकि उसकी 81 की मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 77 में खरीदा है तो 77 या 81 जो दोनों में से बेटर हो। बेटर क्या है? 2 लाख। हाँ या ना? तो 2 लैक्स बेस ले लिया है 81-82 का, तो 100 हो जाएगा इंटू 939। बताएं 18,60,000 78,000। हाँ या ना? चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कर लिया, अब माइनस करेंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बोलो कौन कौन सा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे, जरा देखें। इसको तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। सुनो इधर, इसको तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। 15 अगस्त 85 की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेंगे 60,000 डिवाइडेड बाई और मल्टीप्लाइड बाई ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। बताएं 85-86 में कितना था? 133। अच्छा सुने, 1 अक्टूबर 2010 इसको भी तो लेना है। कितने का इम्प्रूवमेंट करवाया था? 1 लाख का। कब करवाया था? 1 अक्टूबर 2010। 10-11 को 711 मल्टीप्लाइड बाई 939। माइनस करते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। हाँ या ना? ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कितने हैं? 10% ऑफ सेल्स, यानी 2,50,000। इन दोनों की वैल्यू बताएं ऊपर वाले की। सॉरी 1,32,067। बताएं कितना प्रॉफिट या लॉस? लॉस आ रहा होगा 1.5 लाख के आसपास। लॉस 4,23,000। ठीक है, 10-5 रुपए के पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँ बताओ कितना है? सॉरी भाई, तुम लोग के कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है?
1 लाख ये लॉस है। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सारे करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है। थैंक यू बच्चों।